आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हाँ। आज हम प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। जी। पृथ्वी की संरचना, जैसा कि हमें मिले स्रोतों में, खासकर श्री पराशर जी के वर्णन में बताया गया है। हाँ, ये वर्णन काफी विस्तृत है। बिल्कुल। और ये दुनिया को एक अनोखे तरीके से देखता है। मतलब 7 द्वीप हैं जो एक के बाद एक हैं, संकेंद्रित। हाँ। और उन्हें घेरते हुए 7 अलग अलग तरह के समुद्र। जी हाँ, 7 द्वीप और 7 समुद्र। हमारे पास जो जानकारी है वो इन द्वीपों के बारे में काफी कुछ बताती है। उनका आकार, शासक, वहां के लोग, पहाड़, नदियां, यहां तक कि जीवन कैसा था, समाज कैसा था। हाँ, बहुत बारीकियां दी गई हैं। तो आज हमारा मकसद है इस कह सकते हैं जटिल और भव्य नक्शे को समझना, इसकी परतों को खोलना और ये देखना कि ये प्राचीन नजरिया दुनिया को कैसे देखता था। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस ज्ञान की खोज शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जम्बू द्वीप से, जिसे हम अपना शुरुआती बिंदु मान सकते हैं, और इसे घेरे हुए है क्षार यानी खारे पानी का समुद्र। लेकिन इसके आगे क्या है, वहां से कहानी दिलचस्प होती है। बिल्कुल। इस खारे पानी के समुद्र के पार है पहला द्वीप, प्लक्ष द्वीप। और यहीं से चीजें, जैसा आपने कहा, दिलचस्प होने लगती हैं। इसका आकार जम्बू द्वीप से 2 गुना बताया गया है। 2 गुना? हाँ, 2 गुना। मतलब अगर जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है तो प्लक्ष द्वीप हुआ 2 लाख योजन का। योजन उस समय दूरी नापने की एक काफी लंबी इकाई होती थी। 2 गुना आकार, ये एक पैटर्न है जिस पर हमें नजर रखनी होगी शायद। तो प्लक्ष द्वीप पर कौन राज करता था और वहां की व्यवस्था कैसी थी? बताया गया है कि यहाँ के शासक थे मेघातिथि और उनके 7 बेटे थे। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप को 7 वर्षों यानी इलाकों में बांटा गया था। 7 बेटे, 7 इलाके? हाँ, और इन इलाकों की सीमाएं भी 7 खास पर्वत तय करते थे, जैसे गोमेद, चंद्र, नारद, ऐसे नाम मिलते हैं। 7 का अंक यहाँ बार बार आ रहा है। अच्छा, और यहाँ रहने वाले लोग, क्या वे जम्बूद्वीप के लोगों जैसे ही थे या कुछ अलग था? यहाँ थोड़ा फर्क बताया गया है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ देवता, गंधर्व और ऐसी प्रजा रहती है जो पाप रहित है। पाप रहित? जी हाँ, वे पुण्य करते हैं और उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, करीब 5000 साल। 5000 साल? हाँ, और उन्हें कोई बीमारी या दुख नहीं सताता। वो हमेशा सुखी रहते हैं। और एक और अनोखी बात, वहाँ हमेशा त्रेता युग जैसा माहौल रहता है। 5000 साल की उम्र और त्रेता युग जैसा माहौल। त्रेता युग तो सतयुग के बाद एक बहुत पवित्र और आदर्श काल माना जाता है। जम्बूद्वीप के मुकाबले ये तो बहुत ही अलग है। हाँ, काफी अलग। क्या ये कोई पैटर्न है कि जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर जा रहे हैं, जीवन बेहतर होता जा रहा है? ये एक दिलचस्प सवाल है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पैटर्न शायद और साफ होता जाएगा। यहाँ की नदियां भी खास बताई गई हैं। अच्छा। 7 मुख्य नदियां हैं। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा नाम दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि सिर्फ इनका नाम याद करने से ही पाप धुल जाते हैं। नाम लेने भर से पापनाश? ऐसा वर्णन है। ये दिखाता है कि कैसे इन पौराणिक भूगोलों में नैतिकता और पवित्रता का गहरा संबंध जोड़ा गया था। सही कहा। और समाज, क्या वहां भी वर्ण व्यवस्था जैसी कोई बात थी? हाँ, यहाँ भी समाज के 4 पारंपरिक वर्ग यानी वर्णों का जिक्र है। नाम अलग है: आर्यक, कुरु, विदेश्य और भावी। शायद ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ही समकक्ष रहे होंगे। अच्छा। और बताया गया है कि ये लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, इन नियमों का पालन करते थे। तो एक आदर्श समाज की तस्वीर दिखती है। अच्छा, इस द्वीप का नाम प्लक्ष क्यों पड़ा है? क्या इसका कोई खास मतलब है? हाँ, बताया गया है कि यहाँ जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष जितना ही बड़ा एक प्लक्ष यानी पाकर का पेड़ है, बहुत विशाल। उसी के नाम पर द्वीप का नाम पड़ा। ओके। और यहाँ के लोग भगवान हरि यानी विष्णु की पूजा सोम यानी चंद्रमा के रूप में करते हैं। हर द्वीप की अपनी खासियत, अपना पेड़, अपनी पूजा पद्धति, ये ध्यान देने वाली बात है। और प्लक्ष द्वीप को कौन सा समुद्र घेरे हुए हैं? क्या वो भी खारी पानी का है? नहीं, और यहीं से समुद्र भी अनोखे होने लगते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले यानी 2 लाख योजन चौड़े इक्षुरस यानी गन्ने के रस के समुद्र से घिरा है। गन्ने के रस का समुद्र, ये तो वाकई कल्पना से परे है। मतलब खारे पानी के बाद सीधे गन्ने का रस। इस अनोखे समुद्र को पार करके हम कहाँ पहुंचते हैं?
क्या दुनिया और भी अजीब होती जाती है? बिल्कुल। इक्षुरस समुद्र के पार है शालमल द्वीप, और जैसा शायद आपने अंदाजा लगाया होगा, ये प्लक्ष द्वीप से भी 2 गुना है। 2 गुना? यानी 4 लाख योजन? हाँ, 4 लाख योजन चौड़ा। आकार लगातार 2 गुना होता जा रहा है। ये विस्तार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शालमल द्वीप पर किसका शासन था? और क्या यहाँ भी वो 7 वाला पैटर्न जारी रहता है? जी हाँ, यहाँ के राजा थे वपुष्मान, अच्छा। और उनके भी 7 बेटे हुए, जिनके नामों पर यहाँ के 7 वर्ष यानी इलाके बने। यहाँ भी 7 मुख्य पर्वत हैं। हाँ, और ये पर्वत रत्नों के स्रोत बताए गए हैं, जैसे कुमुद, उन्नत। एक द्रोणाचल पर्वत का जिक्र है जहाँ खास जड़ी बूटियां मिलती हैं, महाऔषधियां, और 7 ही मुख्य नदियां हैं। तो हाँ, 7 का अंक यहाँ भी महत्वपूर्ण है। रत्न और जड़ी बूटियों वाले पहाड़, ये द्वीप तो और भी संपन्न लगता है। यहाँ के वर्ण और पूजा पद्धति कैसी थी? यहाँ के वर्णों के नाम फिर अलग हैं, कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण। और ये लोग यज्ञ करके वायु रूप में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वायु रूप में विष्णु की पूजा? हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि यहाँ देवता भी रहते हैं। और इस द्वीप का खास पेड़? शालमल नाम से लगता है कोई शालमली वृक्ष होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ विशाल शालमली यानी सेमल का पेड़ है, जिसके नाम पर द्वीप का नाम है। ठीक है। और इसे घेरने वाला समुद्र तो और भी चौंकाने वाला है। ये द्वीप अपने बराबर विस्तार वाले सुरा यानी मदिरा के समुद्र से घिरा है। मदिरा का समुद्र? क्या स्रोत बताते हैं कि ये सचमुच की मदिरा थी या इसका कोई सांकेतिक अर्थ है? ये कल्पना तो वाकई अद्भुत है। वर्णन तो इसे सुरा समुद्र ही कहता है। अर्थ क्या है, ये व्याख्या का विषय हो सकता है। सही बात है। इसके पार फिर कुश द्वीप आता होगा, जो शालमल से 2 गुना यानी 8 लाख योजन का। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सुरा समुद्र के पार 8 लाख योजन विस्तार वाला कुश द्वीप है। यहाँ के राजा ज्योतिष्मान थे, और उनके भी 7 पुत्रों के नाम पर 7 वर्ष हैं। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन रहते हैं? क्या यहाँ जीवन प्लक्ष और शालमल जैसा ही है या कुछ और फर्क है? यहाँ विविधता और ज्यादा है। बताया गया है कि यहाँ मनुष्य तो हैं ही, साथ में देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, यहाँ तक कि दैत्य और दानव भी रहते हैं। दैत्य और दानव भी? हाँ, ऐसा वर्णन है। सभी तरह के प्राणी, यहाँ भी 4 वर्ण हैं, पर नाम फिर अलग है। दमी, शुष्मी, स्नेह और मंदेह। और उनकी उपासना? इनकी उपासना भी अलग है। ये अपने प्रारब्ध कर्मों, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के असर को खत्म करने के लिए ब्रह्म रूप जनार्दन यानी विष्णु की पूजा करते हैं। कर्मों के असर को खत्म करने के लिए पूजा, ये गहरा दार्शनिक पहलू जुड़ गया यहाँ। यहाँ के पर्वत और नदियां कैसी हैं? यहाँ भी 7 मुख्य पर्वत और 7 मुख्य नदियां हैं। नदियों के बारे में कहा गया है कि वे पाप हरने वाली हैं, और इस द्वीप का नाम पड़ा है यहाँ पाए जाने वाले कुश के एक विशाल झाड़ की वजह से। कुश घास का झाड़, ठीक है। और समुद्र? मदिरा के बाद अब कौन सा अजब समुद्र? कुश द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घृत यानी घी के समुद्र से घिरा हुआ है। घी का समुद्र? जरा सोचिए, नाव चलाना कैसा होता होगा। खैर, खारे पानी से गन्ने का रस, फिर मदिरा और अब घी, ये ब्रह्मांडीय यात्रा तो सचमुच अनोखी है। इस घी के सागर के पार अब क्या है? घी के समुद्र के पार है क्रौंच द्वीप, और ये कुश द्वीप से 2 गुना यानी 16 लाख योजन चौड़ा है। 16 लाख योजन? बाप रे, ये द्वीप तो बहुत ही विशाल होते जा रहे हैं। यहाँ के शासक और क्षेत्र? यहाँ के राजा द्युतिमान के पुत्र थे, जिनके नाम पर 7 वर्ष पड़े कुशल, मंदक, उष्ण वगैरह। यहाँ भी वो 7 का पैटर्न कायम है। ठीक है। यहाँ के पर्वतों के बारे में कुछ खास बात बताई गई है? हाँ, यहाँ के 7 पर्वत बहुत सुंदर बताए गए हैं, जैसे क्रौंच, वामन, अंधकारक। एक पर्वत स्वाहिनी का जिक्र है, जो घोड़ी के मुख जैसा और रत्नों से जड़ा हुआ बताया गया है। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ से आगे के द्वीपों के पर्वत पिछले द्वीप के पर्वतों से लगातार 2 गुने ऊंचे और बड़े होते जाते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। अच्छा, तो सिर्फ द्वीप और समुद्र ही नहीं, पर्वत भी बड़े होते जा रहे हैं। ये सब विशालता की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ कौन रहते हैं और किसकी पूजा होती है? यहाँ देवता, गंधर्व और बाकी प्रजा बिना किसी डर के रहती है। यहाँ के वर्णों के नाम है पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य। पुष्कर, पुष्कल। हाँ,
और ये लोग रुद्र रूपी जनार्दन यानी शिव रूप में भगवान की पूजा करते हैं। उपासना का रूप फिर बदल गया, विष्णु से अब शिव रूप की उपासना। और नदियां और समुद्र? यहाँ भी 7 मुख्य नदियां हैं, जैसे गौरी, कुमुदवती, संध्या, और क्रौंच द्वीप को घेरने वाला समुद्र है दधिमंड यानी मट्ठे या दही का समुद्र। दही का समुद्र, ये कल्पना तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब मट्ठे के सागर के पार आता होगा शाक द्वीप, है ना? हाँ, मट्ठे के समुद्र के पार क्रौंच द्वीप से 2 गुना यानी 32 लाख योजन विशाल शाक द्वीप है। 32 लाख योजन? जी, यहाँ के राजा भव्य थे और उनके भी 7 पुत्रों के नाम पर 7 वर्ष हैं। पैटर्न अभी भी वही है। ये दूरियां तो सच में अब समझ से बाहर होती जा रही हैं। शाक द्वीप की क्या खासियतें हैं? क्या यहाँ भी कोई खास पेड़ है? हाँ, यहाँ भी 7 पर्वत है, जैसे उद्याचल, जलधार, रैवतक। और यहाँ एक बहुत बड़ा शाक यानी सागौन का पेड़ है। कहा गया है कि उसकी हवा बहुत सुखद होती है, दिल को खुश करने वाली। अच्छा, यहाँ का जीवन कैसा है? क्या क्रौंच द्वीप जैसा ही है या और भी कुछ अलग? यहाँ जीवन और भी शांत और पवित्र बताया गया है। कहा गया है कि यहाँ धर्म का पतन नहीं होता, नहीं लोगों में आपसी लड़ाई झगड़ा होता है। यानी और भी आदर्श? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग स्वर्ग भोगने के बाद यहाँ जन्म लेते हैं, वे यहाँ की पवित्र नदियों का पानी पीते हैं। यहाँ भी 7 मुख्य नदियाँ हैं। स्वर्ग भोग के बाद जन्म, तो ये जगह काफी पवित्र मानी गई होगी। यहाँ के वर्ण और उपासना? यहाँ के वर्णों के नाम है वंग, मांगध, मानस और मंदक, और ये लोग सूर्य रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सूर्य रूप में विष्णु की पूजा, ये एक और नया रूप आ गया। विष्णु के सोम रूप, वायु रूप, ब्रह्म रूप, फिर रुद्र रूप और अब सूर्य रूप। जी, हर द्वीप पर उपासना का एक अलग रूप बताया गया है। और इसे घेरने वाला समुद्र? दही के बाद क्या आता है? शाक द्वीप अपने बराबर विस्तार वाले क्षीर यानी दूध के समुद्र से घिरा है। दूध का समुद्र, क्षीर सागर। पौराणिक कथाओं में क्षीर सागर का जिक्र तो बार बार आता है। विष्णु जी का निवास स्थान? क्या यहाँ कोई सीधा संबंध बताया गया है? वर्णन में सीधे तौर पर विष्णु जी के निवास की बात शाक द्वीप के संदर्भ में नहीं है, लेकिन हाँ, क्षीर सागर का उल्लेख है। ये वाकई कमाल का है। बिल्कुल। अब इसके बाद शायद आखिरी द्वीप आता है, पुष्कर द्वीप। बिल्कुल। क्षीर समुद्र के पार शाक द्वीप से दुगना यानी 64 लाख योजन बड़ा पुष्कर द्वीप है, और ये इस क्रम में आखिरी द्वीप लगता है। 64 लाख योजन? हाँ, और यहाँ एक बड़ा बदलाव है। यहाँ के राजा सवर्ण के केवल 2 ही बेटे हुए, महावीर और धातके। सिर्फ 2? 7 का पैटर्न यहाँ टूट गया? हाँ, इसीलिए यहाँ 7 नहीं बल्कि केवल 2 ही खंड या वर्ष हैं, महावीर खंड और धातकी खंड। अच्छा, और यहाँ पर्वत कैसा है? क्या यहाँ भी 7 हैं या? नहीं, यहाँ 7 की जगह केवल एक ही मुख्य पर्वत है, मानसोत्तर पर्वत। मानसूत्र पर्वत? जी, ये 50,000 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा है, और एक कंगन की तरह गोल है, वलयाकार। ये द्वीप को बीच से 2 हिस्सों में बांटता है। महावीर खंड पर्वत के बाहर की तरफ है और धातकी खंड अंदर की तरफ। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है यहाँ का जीवन। स्रोत बताते हैं कि ये बाकी सभी द्वीपों से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये वर्णन तो लगभग एक आदर्श लोक, एक यूटोपिया जैसा लगता है। यहाँ के लोग 10,000 साल जीते हैं। 10,000 साल? जी हाँ, और वे रोग, दुख, गुस्सा, जलन, डर, लालच जैसे सभी नकारात्मक भावों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। क्या बात है! उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता, नहीं कोई किसी को मारता है या मारा जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य और देवता एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। 10,000 साल की उम्र, कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्या इसका मतलब है कि यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था, कोई वर्ण या धर्म जैसी चीजें हैं ही नहीं? ऐसा ही लगता है। वर्णन साफ कहता है कि यहाँ वर्णाश्रम धर्म नहीं है, सच झूठ का कोई व्यवहार नहीं, वेद नहीं पढ़े जाते, खेती नहीं होती, कोई राजा या सजा देने की व्यवस्था नहीं, कोई सेवा करने या करवाने वाला नहीं है। मतलब कोई नियम कानून समाज की जरूरत ही नहीं? लगता तो ऐसा ही है। इसे पृथ्वी का सबसे उत्तम स्वर्ग कहा गया है, जहाँ हमेशा बढ़िया मौसम रहता है, न बुढ़ापा आता है, न कोई बीमारी। ये 2 पूर्णता की पराकाष्ठा लगती है। क्या यहाँ कोई खास जगह या प्रतीक है? हाँ, यहाँ एक न्यग्रोध यानी वट का बहुत बड़ा पेड़ है,
जिसे ब्रह्मा जी का निवास स्थान बताया गया है। ब्रह्मा जी का निवास। जी, देवता और दानव सभी यहाँ आकर उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, और इस आदर्श द्वीप को घेरने वाला अंतिम समुद्र कौन सा है दूध के बाद? ये द्वीप अपने बराबर विस्तार वाले स्वादुदक यानी मीठे स्वादिष्ट पानी के समुद्र से घिरा है। मीठा पानी। तो ये थी 7 द्वीपों और 7 अनोखे समुद्रों की यात्रा। खारे पानी से शुरू होकर गन्ने का रस, मदिरा, घी, दही, दूध और आखिर में मीठा पानी। जी हाँ, एक के बाद एक, हर समुद्र पिछले से अलग। और हर द्वीप पर जीवन धीरे धीरे और लंबा और ज्यादा आदर्श होता गया, खासकर पुष्कर द्वीप तक पहुंचते पहुंचते। अच्छा, इन सभी 7 समुद्रों के बारे में कुछ आम बातें भी बताई गई हैं, जैसे क्या ये आपस में मिल जाते हैं या कुछ और? कुछ नियम बताए गए हैं। पहली बात तो ये कि हर समुद्र अपने से पहले वाले द्वीप के बराबर चौड़ा है और अपने बाद वाले द्वीप से घिरा हुआ है। हाँ, वो दोगुना होने वाला नियम। बिल्कुल। द्वीप और समुद्र लगातार दोगुने होते जाते हैं। और एक खास बात ये बताई गई है कि सभी समुद्रों में पानी का लेवल, जल स्तर हमेशा एक जैसा रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन समुद्र में तो ज्वार भाटा आता है, पानी घटता बढ़ता है, क्या इसका कोई जिक्र नहीं है? हाँ, इसका भी जिक्र है। ये विरोधाभासी लग सकता है, पर वर्णन कहता है कि जैसे आग पर रखने से बर्तन का पानी उबलकर ऊपर उठता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं के साथ इन समुद्रों का जल स्तर भी थोड़ा घटता बढ़ता है। अच्छा, तो उतार चढ़ाव होता है। हाँ, लेकिन ये उतार चढ़ाव लगभग 510 अंगुल यानी उंगलियों की चौड़ाई जितना ही होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी की कुल मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है। शायद इसका मतलब है कि ज्वार में पानी उठता है, पर कहीं और से कम नहीं होता। समझ गया। तो एक सीमित उतार चढ़ाव है, लेकिन कुल मात्रा स्थिर है। अब सवाल यह है कि इस मीठे पानी के आखिरी समुद्र के बाद क्या है? क्या ब्रह्मांड यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, वर्णन यही नहीं रुकता। इस मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर पुष्कर द्वीप से भी 2 गुनी चौड़ी सोने की भूमि फैली हुई है, स्वर्णमयी भूमि। सोने की भूमि? हाँ, लेकिन ये भूमि पूरी तरह निर्जन है, वहां कोई जीव नहीं रहता। सोने की निर्जन भूमि? और उसके बाद क्या कोई सीमा है, कोई दीवार? हाँ, उस सोने की भूमि को चारों तरफ से एक विशाल पर्वत घेरा हुआ है, जिसका नाम है लोकालोक पर्वत। लोकालोक? जी, लोकालोक। ये 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा है। इसे लोकालोक शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि लोक यानी जहां प्रकाश है और अलोक यानी जहां प्रकाश नहीं है, उसके बीच की सीमा माना जाता है। प्रकाश और अंधकार की सीमा? हाँ, इस पर्वत के पार घना भयंकर अंधकार है, और वो अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड के कटा यानी खोल से घिरा हुआ है। जैसे अंडे का खोल होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का खोल। तो लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार और फिर ब्रह्मांड का अंत। इस पूरे भूमंडल का, इन सभी द्वीपों, समुद्रों, सोने की भूमि, लोकालोक पर्वत को मिलाकर कुल विस्तार कितना बताया गया है? स्रोत के अनुसार ये पूरा भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। 50 करोड़ योजन? ये तो एक बहुत ही विशाल, लगभग अकल्पनीय पैमाना है। जी हाँ, बहुत विशाल। और पृथ्वी को यानी इस पूरे भूमंडल को सभी चीजों का आधार और पालन करने वाला बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा 7 द्वीपों और 7 विलक्षण समुद्रों के पार, जम्बू द्वीप के केंद्र से लेकर ब्रह्मांड के किनारे लोकालोक पर्वत तक। जी, एक अद्भुत सफर। खारे पानी से मीठे पानी तक, साधारण जीवन से लेकर 10,000 साल के आदर्श जीवन तक पुष्कर द्वीप में। हर द्वीप अपने खास पेड़, निवासियों, समाज और उपासना पद्धति के साथ। ये वाकई एक परत दर परत खुलने वाले बेहद व्यवस्थित और विशाल ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है। इसमें जो चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं वो कई हैं। जैसे ये लगातार 2 गुना होता आकार, ये शायद सृष्टि की अनंतता या विशालता का प्रतीक हो सकता है। हाँ, ये संभव है। फिर जीवन की गुणवत्ता और उम्र का केंद्र से बाहर की ओर बढ़ना, ये शायद भौतिक संसार से परे एक आदर्श स्थिति या मोक्ष की ओर बढ़ने का संकेत हो। पुष्कर द्वीप तो लगभग वैसा ही लग रहा था। बिल्कुल। और हर द्वीप पर विष्णु के या अन्य देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा, ये शायद दिव्यता के विविध पहलुओं को या उपासना के अलग अलग मार्गों को दर्शाती हो। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं है, इसमें गहरा दर्शन भी छुपा है। सही कहा।
यहाँ वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ये जटिल ब्रह्मांडीय संरचना, जिसमें केंद्र से दूर जाने पर जीवन ज्यादा आदर्श और लंबा होता जाता है। ये उस समय के लोगों की पूर्णता की, या कह ले आइडियल की, वास्तविकता की और दिव्यता की समझ के बारे में क्या बताती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये भी कि इस तरह का विस्तृत, लगभग गणितीय, सिस्टमैटिक नक्शा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? ये किन दार्शनिक या आध्यात्मिक सवालों के जवाब देने की कोशिश थी? या शायद ये ध्यान और कल्पना के लिए एक आधार था? इस पर वाकई मनन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये विचारणीय प्रश्न है।